Assalamu alaikum dear students, I am engineer Abdul Basit or in this tutorial we are going to discuss about the effective length factor that is K और इसको हम K से डिनोट करते हैं। ठीक है, ऑलरेडी हमने प्रीवियस ट्यूटोरियल में ये डिस्कस कर दिया है हाउ द बकलिंग फिनोमिना इज बीइंग अफेक्टेड बाय the slenderness ratio. Okay, so for determination of slenderness ratio we need to determine the effective length factor as well and the effective length. Okay, सो मैं पहले भी आपको ये बता चुका हूँ कि जब हमारे पास एक कॉलम होता है और वो बकल हो जाता है, सो नॉट द ऑल ऑफ द कॉलम, ऑल ऑफ द लेंथ इज नॉट बीइंग अफेक्टेड बाय दैट बकलिंग। ओके, ज़रूरी नहीं है, ठीक है, कि पूरा का पूरा कॉलम्स हमारे पास बकल हो जाए। मे इट मे हैव अफेक्टेड द हाफ ऑफ द कॉलम और द मिडल हाफ ऑफ द कॉलम, ठीक है, और सम पार्ट इन द मिड ऑफ द कॉलम। ओके, तो वो हमारे पास इफेक्ट हो जाता है एंड दैट इफेक्टेड लेंथ ऑफ द कॉलम इज एक्चुअली कॉल्ड effective length. Okay, how much of that length is affected and how can we determine it from the unsupported length? ठीक है, unsupported length हमारे पास वो होता है जो between two supports होता है। let's say हमारे पास this condition it is, let's say here it is, हाँ, this one. Okay, so the unsupported length is the length between these two supports. Okay, तो इस कॉलम का पूरा लेंथ जो है एंड द बकलिंग लेंथ इज एक्चुअली दिस लेंथ। ओके, लेट से हमारे पास ये कॉलम है ना, तो इसका ये लेंथ बकलिंग लेंथ होता है। ठीक है जी, जो हमारे पास एक्चुअली बकल हो गया है एंड इफेक्टिव। सो मतलब इसका कि जो अनसपोर्टेड लेंथ होता है वो डेफिनेटली ज़्यादा होगा, ठीक है, और वो बिटवीन द सपोर्ट्स होगा, और जो हमारे पास एक्चुअली बकड लेंथ होगा बिटवीन टू पॉइंट्स ऑफ द काउंटर फ्लेक्चर, तो वहाँ पे हमारे पास ये एक्चुअली यहाँ पे जो दरमियान में लेंथ होता है दिस इज इफेक्टिव लेंथ। तो यहाँ पे ये और भी क्लियर हो जाएगा फ्रॉम दिस एग्जांपल। लेट अस डू इट नाउ। सिंपल लेसन टू द definition first. This factors gives the ratio of the length of a half sine wave of the deflected shape after buckling. Half sine wave of the deflected shape refers to that effective length, okay, to full unsupported length of the column. Okay, in other words, the ratio of the effective length to the unsupported length. Okay, so this is actually the effective length factor, the ratio of the effective length to the unsupported length. Okay, and this length of this effective length is actually affected by the end conditions. Okay, and whether it is side sway condition or not side sway condition. So here it is, let's say we have this condition. Okay, so in this condition you can see that this is a hinge support, this is a hinge support, and between these hinge supports the total length is actually the unsupported length, the total length. Okay, but the effective length is not that much equal to that of the unsupported length. This is effective length जो हमारे पास bend हुआ है, यहाँ पे आपको नजर आ रहा है, this bend or buckled length is actually, but in case of the hinge supports at the bottom and at top both, तो इस केस में हमारे पास जो k की वैल्यू होती है वो 1 होती है। मतलब ये हुआ कि इफेक्टिव लेंथ और अनसपोर्टेड लेंथ दोनों बराबर होते हैं बिकॉज हिंज सपोर्ट कंडीशन है। तो मैंने आपको बताया था कि ये एंड कंडीशंस पे डिपेंड करता है। लेट्स से अब दोनों फिक्स्ड है, ये फिक्स्ड है, ये फिक्स्ड है, अब एंड कंडीशंस चेंज हो गए। अब हमारे पास इन्फ्लेक्शन पॉइंट जो है वो ये है और ये है। अब इन्फ्लेक्शन पॉइंट्स का मतलब ये हुआ कि इन इन्फ्लेक्शन पॉइंट्स के दरमियान जो लेंथ होगा दिस इज इफेक्टिव लेंथ एंड दैट लेंथ इज एक्चुअली अंडर बकलिंग। ये लेंथ एक्चुअली बकल हो गया है। सो द वैल्यू ऑफ k इज 0.5, सो इफेक्टिव लेंथ इज एक्चुअली इक्वल टू kl and k is equal to 0.5. You can say that le divided by l is actually equal to k. ये l को इस दूसरे साइड पे लेके आओ, सो यू विल फाइंड इट आउट। ठीक है, पॉइंट ऑफ काउंटर फ्लेक्चर का क्या मतलब है, इसको मैं थोड़ा ड्राइंग से थोड़ा ड्रा करने की कोशिश करता हूँ। लेट्स होप कि ये ठीक उसी तरह आ जाए जिस तरह मैं चाहता हूँ। हियर इट इज़, लेट्स से ये सपोर्ट से इस पॉइंट तक, यहाँ तक ये कोई डिफ्लेक्शन नहीं होगी, ठीक है, फिर इस पॉइंट से लेकर यहाँ तक देयर विल बी नो डिफ्लेक्शन, ठीक है, लेकिन इसके बाद जो ये पोर्शन होगा दिस विल बी लाइक दिस। थोड़ा सा यहाँ पे जो बेंड होगा वो यहाँ से इस पॉइंट से ए से होता हुआ
इस पॉइंट तक ऐसे डिफ्लेक्शन होगी। तो यहाँ पे जो फिगर में बताया गया है दिस पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन पॉइंट, दिस इज एक्चुअली दिस पॉइंट विच इज़ अनअफेक्टेड, ठीक है, एंड दिस पॉइंट। सो ये देखिए कुछ लेंथ जो मैंने यहाँ पे येलो में ड्रॉ किया है, ठीक है, वो हमारे पास थोड़ा सा डिफरेंट है, ठीक है, वो इफेक्ट नहीं हुआ, और जो मैंने रेड में ड्रा किया है वो इफेक्ट हो गया है, ठीक है जी। सो दिस इज एक्चुअली व्हाट आई वांट टू से हियर। सिमिलरली यहाँ पे आप आ जाओ, इफ दिस इज अ फिक्स सपोर्ट, यहाँ पे एक करेक्शन है थोड़ी सी, यहाँ पे ये फिक्स सपोर्ट है एंड दिस इज द हिंज सपोर्ट। सो इन दिस केस द काउंटर फ्लेक्शन पॉइंट, द इन्फ्लेक्शन पॉइंट इज हेयर, ठीक है, और उसके ऊपर जो यहाँ तक पूरा का पूरा जो है इफेक्टेड एरिया है। तो इसको भी मैं ड्रा करने की कोशिश करता हूँ। हाउ कैन वी डू इट? ड्राइंग मोड, just from here you can see this is that unaffected point, यहाँ तक ये अनइफेक्टेड लेंथ है, ठीक है, और उसके बाद जो लेंथ स्टार्ट होता है वो यहाँ से शुरू होके ए से यहाँ तक, दिस इज दैट इफेक्टेड लेंथ। ओके, सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू पीपल नाउ। अब यहाँ पे आ जाए, if we have a fixed support at the bottom and a load on the top, so then the effective length will be LE is equal to KL and the K will be equal to 1. Okay, and practically it is 1, but mostly हम theoretically हम इसको use करेंगे 1, not for the practical condition. Numericals में हमारे पास ये theoretical values इस्तेमाल होंगी, ठीक है। यहाँ पे this is that fixed support, ऊपर हमारे पास free है, so then K is equal to 2. So this is almost, the effective length is almost double to that of the ओरिजिनल अनसपोर्टेड लेंथ से, ये तो ये हमारे पास थोड़ा डिफरेंट हो जाता है। अब ये देखें, K is now 2 when there is a load at the top and a hinge support at the bottom. Okay, so K is equal to 2 and side sway present, ठीक है, तो यहाँ पे साइड स्वे तो डेफिनेटली प्रेजेंट होगा, ऊपर से फ्री है, ठीक है। यहाँ पे देख ले साइड स्वे और कंडीशंस, यहाँ पे देखे ये ऊपर से फिक्स्ड हिंज है तो देयर इज नो साइड स्वे, देयर इज नो साइड स्वे, यहाँ पे भी नो साइड स्वे, ठीक है। जब ऊपर से आप फ्री कर लेते हो तो देन दिस इज साइड स्वे, साइड स्वे, साइड स्वे, ठीक है। सो इन कंडीशंस के साथ हमारे पास इफेक्टिव लेंथ फैक्टर कैसे मूव होता है, डिफरेंट होता है, और सिमिलरली इसके हिसाब से फिर इफेक्टिव लेंथ फैक्टर के हिसाब से इफेक्टिव लेंथ किस तरह वेरी करता है। सो ये मैंने आपको अभी समझा दिया है, ठीक है। नाउ टॉकिंग अबाउट दिस थिंग इन अ बिट डिटेल, why there is sway in the members and why there is no sway। यहाँ पे आप जरा देख ले, LE is equal to KLU, ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ, K is the effective length factor, so LE divided by LU is actually K। ओके, सो जब हमारे पास इसको हम कैलकुलेट करेंगे with there is no such end condition, clear end condition, जिस तरह हमारे पास ये end conditions है, इस तरह का कोई end condition ना हो, so then हम यहाँ पे एक टेबल है जो यूज़ करेंगे, सॉरी एक this chart will be used actually, ठीक है, इसको हम फिर इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो to determine the value of K and K, ठीक है। there are two types of charts over here, ठीक है, and that is side sway prevented and side sway not prevented। यहाँ पे साइड स्वे है, यहाँ पे साइड स्वे नहीं है। सो यहाँ पे यू कैन से द K values varies between 0.5 and 1। कैसे फाइंड करेंगे वो अभी छोड़ो, 1 and सो ऑन इन्फिनिटी तक ये वेरी कर रही है। तो मतलब क्या हुआ इसका कि नॉन स्वे कंडीशन में K की वैल्यूज 1 से ज़्यादा होती है और इन्फिनिटी तक हो सकती है, लेकिन फॉर साइड स्वे प्रिवेंटेड कंडीशन, नो साइड स्वे कंडीशन में हमारे पास 0.5 से 1 तक होती है। तो ये यहाँ पे इस फिगर डायग्राम में बताया गया है, सॉरी इस पैराग्राफ में, ठीक है। अच्छा, अब साइड स्वे होता क्यों है? सो दिस इज बिकॉज ऑफ दीज 4 कंडीशंस, maybe most probably। okay, number 1 condition is when you have this type of unsymmetrical condition, एक कॉलम थोड़ा छोटा है और दूसरा कॉलम थोड़ा लंबा है। so in that case एक कॉलम में थोड़ा सा स्वे, ये थोड़ा बिल्डिंग एक साइड पे झुक जाएगा, ये फ्रेम एक साइड पे झुक जाएगा, so this will be side sway। और इन केस दोनों कॉलम्स के लेंथ्स तो बराबर है लेकिन एक का क्रॉस सेक्शन छोटा है और दूसरे का क्रॉस सेक्शन बड़ा है, ठीक है। दिस इज आई इज सिंगल आई, दिस इज 2i, सो डबल ऑफ दिस i, मतलब इसका क्रॉस सेक्शन इसके क्रॉस सेक्शन के बिल्कुल डबल है। सो देन हमारे पास साइड स्वे कंडीशन होंगे। अगेन क्रॉस सेक्शन अनसिमेट्रीज को हम कह सकते हैं, दिस इज लेंथ अनसिमेट्री। लेट्स से जो लोड अनसिमेट्री हो, ठीक है, अनसिमेट्रिकल लोडिंग,
फॉर एग्जांपल यहाँ पे इस कॉर्नर पे तो लोड लगा है लेकिन इस पे नहीं लगा, सो दिस इन दिस केस ये बिल्डिंग थोड़ा एक साइड पे झुक जाएगा। एंड सिमिलरली लेटरल लोड, ठीक है, जब ऊपर से आप लेटरल लोड लगाते हो, क्रॉस सेक्शन तो सब सेम है, सिमेट्रिकल है सब कुछ, लेंथ भी है, क्रॉस सेक्शन भी सिमेट्रिकल है, लेकिन लोड जो हमारे पास लग रहा है वो लेटरल, तो ये एक साइड पे इसको झुका देगा। ठीक है जी। So this is how the side sway is produced in the frames. ठीक है, so if this conditions occurs, so you will say कि ये side sway condition है, side sway is not permitted. और अगर हम यहाँ पे कोई सपोर्ट प्रोवाइड कर लेते हैं फिक्स्ड, या यहाँ पे फिक्स्ड या हिंज सपोर्ट, या यहाँ पे या यहाँ पे ऊपर, ठीक है, सो देन द साइड स्वे विल बी प्रिवेंटेड। ठीक है, सो फिर हमारे पास वो कंडीशन होगी। अब यहाँ पे आप आ जाओ, providing partition walls will prevent that side sway, fixing the top of the frame or adjoining rigid structures, इसके साथ कोई rigid structure connect कर लेते हो, provision of properly designed left wall and shear wall वगैरह। ठीक है, ये सब कुछ प्रोवाइड करने से आप इसको कंट्रोल कर सकते हो, जैसे कि shear wall is particularly to resist the shear force resulting from the applied transverse loading in its own plane and produce frame stability। ठीक है, तो ये शेयर वॉल पर्टिकुलरली किस चीज़ के लिए होते हैं कि बिल्डिंग में शेयर रेजिस्टेंस प्रोवाइड करें। ठीक है, ओके, फिर इस डायगोनल ब्रेसिंग और या जो ब्रेसिंग हम प्रोवाइड करते हैं टू प्रिवेंट दैट साइड स्वे, ठीक है, सो दैट ब्रेसिंग में बी ऑफ टू टाइप्स, डायगोनल एंड लॉन्गिट्यूडनल। ठीक है, तो डायगोनल का मतलब होता है ऐसे प्रोवाइड करना। I hope I'll get it in the here it is. Okay, this is diagonal one. When from here to here the supports are provided, this bracing is called diagonal bracing. And longitudinal means from the center of this column to the center of this column, or from the center of the column to the center of the this beam, or from center of the column to this joint. This type of bracing is called longitudinal bracing. Okay, so here it is that this is longitudinal and this may be diagonal when it moves from one diagonal to the other diagonal, from one corner to the other corner, completely on the diagonals. Okay, so here it is. Unbraced condition is when that resistance to the side sway is provided without providing any bracing. This is called unbraced condition. मतलब है कि आपके मेंबर में साइड स्वे के लिए रेजिस्टेंस तो होगी बिकॉज ऑफ इट्स ओन ज्योमेट्री, ठीक है, लेकिन देयर विल बी नो ब्रेसिंग प्रोवाइडेड। ठीक है, सो देन दिस इज कॉल्ड अनब्रेस्ड फ्रेम। अनब्रेस्ड फ्रेम डजंट मीन कि सिर्फ आपने ब्रेसिंग नहीं प्रोवाइड करनी, नहीं, ब्रेसिंग भी नहीं प्रोवाइड करनी और साथ में साइड स्वे भी को भी रोकना है, बेंडिंग को भी रोकना है, सो देन दिस विल बी अनब्रेस्ड फ्रेम। ठीक है, के फैक्टर फॉर कॉलम्स हैविंग वेल डिफाइंड एंड कंडीशंस, तो उसके लिए तो हम कर सकते हैं ऑलरेडी, लेकिन इफ़ देयर आर नॉट वेल डिफाइंड कंडीशंस, तो वो तो मैंने आप वेल डिफाइंड का मैंने बता दिया है, इफ़ देयर आर नो वेल डिफाइंड कंडीशंस अवेलेबल, देन हाउ टू डू इट, दिस इज द वे टू डू इट। ओके, हियर इज द टेबल, फॉर एग्जांपल this, these two tables, these two graphs will be charts will be actually used to determine the value of k. Okay, so for this chart you need to find out GA, or you can say this omega A, and this GA or this omega B, GB. Okay, so this is first one point, this is second point, one point, second point, and the value of GA will be plotted on this point, GB will be plotted on this point, फिर इन दोनों को हम join कर लेंगे, and at the point at which it intersects the K line, वो point पे जो value होगी, this value will be actually the value for effective length factor, K की value होगी। Now how to find out this GA and GB, कैसे find out करेंगे या इसमें, ठीक है, सबसे पहले काम हमारे पास ये होगा that we will look for that which chart to be used। ठीक है, सो पहले हम देख लेंगे साइड स्वे प्रिवेंटेड है या नहीं है। ठीक है, इफ इट इज ब्रेस्ड फ्रेम एंड साइड स्वे इज प्रिवेंटेड, नो स्वे कंडीशन हो, तो ये वाला साइड इस्तेमाल करेंगे। इफ साइड स्वे इज नॉट प्रिवेंटेड एंड साइड स्वे इज अलाउड, सो साइड स्वे कंडीशन अनब्रेस्ड फ्रेम होगा, तो फिर हम ये वाला इस्तेमाल करेंगे। एक तो हो गया, दूसरा हेडेक हमारे पास है टू कैलकुलेट GA एंड GB। तो कैसे करेंगे, लेट्स से वी हैव दिस column between A and B that is encircled here, इस कॉलम का हमने K फाइंड आउट करना है। तो हाउ टू डू इट, पहले GA के लिए इस पॉइंट के लिए G फाइंड कर लो, इस पॉइंट के लिए फिर G फाइंड कर लो। G की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, दिस इज द वे टू डू इट।
summation of EI divided by L of columns, summation of EI divided by L of beams. This is stiffness of column, stiffness of beam. ठीक है, E is the modulus of elasticity, I is moment of inertia, and L is the length. Okay, so here we are talking about the columns which are connected to this A point. So A point पे कौन कौन से columns है? एक ये ऊपर वाला ये column है जहाँ पे मेरा कर्सर पड़ा हुआ है, दूसरा ये column है जो कि A point पे connected है, B point ये है चूंकि, तो इस पॉइंट पे कौन कौन से कॉलम्स कनेक्टेड है? एक ये पॉइंट है जहां पे मेरा कर्सर है, एक ये पॉइंट अब कॉलम है जो बी के साथ कनेक्टेड है। बीम्स इस ए के साथ कौन कौन से कनेक्टेड है? दिस इज बीम कनेक्टेड विद ए नंबर 1, दिस इज नंबर 2, दिस इज नंबर 1, दिस इज नंबर 2। तो इसके लिए ई आई ऑफ कॉलम्स का क्या मतलब होगा? फिर पहले इस कॉलम का ई आई प्लस इस कॉलम का ई आई डिवाइडेड बाई एल। ठीक है, बीम्स का क्या मतलब होगा? ई आई डिवाइड बाई एल ऑफ दिस बीम, ई आई डिवाइड बाई एल ऑफ दिस बीम। ठीक है, तो वो हम कर लेंगे तो जी ए फाइंड आउट हो जाएगा। फिर जी बी के लिए हम कौन सा कॉलम्स बीम्स लेंगे? दिस कॉलम, दिस इज दैट कॉलम, उसके लिए ई आई डिवाइड बाई एल, इसका ई आई डिवाइड बाई एल, और बीम्स के लिए समेशन ऑफ ई आई डिवाइड बाई एल ऑफ दिस बीम, ई आई डिवाइड बाई एल ऑफ दिस बीम। इफ द पॉइंट्स आर ए एंड बी, these are those points A and B, let's say हमारे पास में इसको ड्रा करने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, लेट्स से ये पॉइंट और ये पॉइंट है हमारे पास, दिस इज ए पॉइंट, दिस इज बी पॉइंट। ठीक है, तो फिर हमारे पास चूंकि ये वाला कॉलम होगा जिसकी हमें के चाहिए, ठीक है, तो पहले एक जो इसके साथ कॉलम कनेक्टेड है वो ये होगा, ठीक है, और दूसरा जो कॉलम कनेक्टेड है वो ये होगा, और तीसरा जो इस पॉइंट के साथ जो हमारे पास कॉलम्स कनेक्टेड होंगे वो एक ये वाला होगा और एक ये वाला होगा। ठीक है जी, और इसके साथ बीम एक एक कनेक्ट है, एक बीम है और एक बीम है। ठीक है, ये वाला बीम इस बी पॉइंट के साथ है, ये वाला बीम। लेकिन इफ यू आर टॉकिंग अबाउट दिस ए एंड दिस बी, तो फिर हमारे पास ये कॉलम होगा, सो इसमें बीम्स भी दो है, कॉलम्स भी दो कनेक्टेड है। आई होप यू गॉट द आंसर। ठीक है, तो यहाँ पे आप आ जाए ज़रा, लेट मी मेक इट क्लियर फर्स्ट। ओके, सॉरी फॉर दिस लिटिल इंटरप्शन। अब यहाँ पे आप ज़रा देख लें, दिस इज दैट जी ए ई एल डिवाइडेड बाई सो ऑन। ठीक है, वी विल प्रैक्टिकली यूज इट फॉर न्यूमेरिकल्स एज वेल। नेक्स्ट लेक्चर में मैं इस पे न्यूमेरिकल भी सॉल्व करूँगा। ठीक है, दिस इज दैट अलाइनमेंट चार्ट, और ये अलाइनमेंट चार्ट एक्चुअली हम यूज़ करेंगे फॉर दैट। ठीक है, एंड here it is that calculation for it। ठीक है, सो अब इसके बाद जो हमारे पास ट्यूटोरियल होगा, इन दिस ट्यूटोरियल इंशाल्लाह वी विल डिराइव एन इक्वेशन और यूलर इक्वेशन फॉर द क्रिटिकल बकलिंग लोड। ठीक है, कि हम क्रिटिकल बकलिंग लोड कैसे फाइंड आउट करेंगे एंड व्हाट इज़ द रिलेशन ऑफ दैट क्रिटिकल बकलिंग लोड विद द स्लेंडरनेस रेशो। तो इसके लिए पूरा हम इस प्रोसीजर को यूज़ करके हम इससे फाइंड आउट करेंगे द यूलर क्रिटिकल बकलिंग लोड, और उसके लिए इक्वेशन हम डिराइव करेंगे। ठीक है, सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। अस्सलाम वालेकुम।